हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीएस मास्टर क्लास में। और आज हम मॉडर्न इंडिया के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम शुभम जायसवाल है और इन सब एग्ज़ाम्स को मैंने क्लियर किया हुआ है। जिस सब एग्ज़ाम्स में मैंने दिया है वहाँ बैठा हूँ, उसका हिस्सा रहा हूँ। इसके अलावा मुझे 1 साल के पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा। मैं ऑफलाइन का टीचर रहा हूँ और मैं महिंद्रा वगैरह में पढ़ा चुका हूँ, पहले काम कर चुका हूँ और अभी भी मैं एक कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ एज ए गेस्ट फैकल्टी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया। और हाँ, इस चैनल का नाम मैंने जीएस मास्टर क्लास इसलिए रखा है ताकि आप यहाँ से पढ़ें, उसके बाद कहीं से आपको जीएस पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल जीएस एंड जीएस रिलेटेड टॉपिक्स। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया। तो ऐसा क्या हुआ था कि अचानक से यूरोपियन लोग या यूरोपीय देश भारत की तरफ आकर्षित होने लगे थे। इसका सबसे पहला रीज़न ये है रेनासा इन यूरोप। रेनासा इन यूरोप। अब ये रेनासा क्या था भाई? देखिए हुआ क्या था, अराउंड 15th सेंचुरी के लास्ट में, 15th सेंचुरी यानी 1470 के बाद यूरोप में साइंटिफिक सोच का और साइंटिफिक विचार उत्पन्न हुआ। इसको कहते हैं ब्लैक एज से बाहर आना या डार्क एज इसको भी कहा जाता है। यानी इसके पहले का जो पीरियड है उसको यूरोप में डार्क एज कहा जाता है या ब्लैक एज कहा जाता है, जिससे यूरोप बाहर आया और यूरोप में साइंटिफिक सोच और एंटरप्रेन्योरशिप हमारे लिए नया है, लेकिन यूरोप 15th सेंचुरी से कर रहा था और इसीलिए आज वो इतना अमीर है। तो इन दोनों चीज़ का विकास हुआ। इसीलिए क्या हुआ कि आप लोग देखिएगा कि बहुत सारे साइंटिफिक इन्वेंशंस हुए और डिस्कवरीज स्टार्ट हो गए। क्यों? क्योंकि इनको नया मार्केट की तलाश थी कि भाई हमको मार्केट चाहिए, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए क्या चाहिए, मार्केट चाहिए, सस्ता में प्रोडक्ट चाहिए। अब यहाँ से चीज़ें शुरू हो जाती। तो जब पहले तो इनका लड़ाई यूरोप में ही शुरू होता है। यूरोप में ही बहुत सारे देशों के आपसी राइवलरी स्टार्ट हो जाती है। किस बारे में भाई? इसलिए कि कौन किधर जाएगा, कौन किधर डिस्कवर करेगा, कौन किस कंट्री के मार्केट को टच करेगा, कौन किस कंट्री के मार्केट को टच नहीं करेगा। इस चीज़ का बहुत राइवलरी था। देखिए क्या होता है, ऐसा करके यूरोप है, यहाँ है आपका पोर्टुगल यानी पुर्तगाल, और यहाँ है आपका स्पेन। तो होता क्या है कि इन दोनों बीच में बहुत लड़ाई होता है। तो लोग कहते हैं ठीक है, आओ हम लोग एक संधि कर लेते हैं, एक संधि साइन कर लेते हैं, जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस। ये एक संधि को साइन कर लेते हैं, जिसके तहत ये होता है कि जो पोर्टुगल होंगे वो ईस्ट की तरफ जाएंगे और जो स्पेन होगा वो वेस्ट की तरफ यानी पश्चिम की तरफ जाएगा। यानी स्पेन पश्चिम और पोर्टुगल ईस्ट की तरफ जाएगा। समझिए, फिर से समझिए, जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट में पोर्टुगल है, ये जाएगा ईस्ट की तरफ, और स्पेन जो ईस्टर्न पार्ट में है, यानी दोनों में वेस्ट पे तो ये है और ये ईस्ट में, ये जाएगा वेस्ट की तरफ। तो होता क्या है कि अब बहुत सारे एक्सपीडिशन करने वाले लोग निकलते हैं। इसी में सबसे पहले जो एक्सपीडिशन करने वाले निकलते हुए हैं वास्को डगामा। इनका नाम तो सुना होगा, नाम ही काफ़ी है। अच्छा हाँ, ये ट्रीटी साइन हुआ था 1494 में, ठीक है। अब वास्को डगामा 20 मई 1498 को भारत पहुंच जाते हैं। चलिए इनके सफ़र को देखते हैं। तो मान लीजिए एक चीज़ और बीच में रह गया। एक तो आपने देख लिया कि यूरोप में आपस में लड़ाई था, एक और लड़ाई थी, वो था यूरोप वर्सेस अरब्स। ये क्या लड़ाई थी भाई? देखिए, ये मान लीजिए हमारा भारत में है, ऐसे करके मिडिल ईस्ट है पूरा, है ना, मिडिल ईस्ट है, और यहाँ से आपका शुरू हो जाता है अफ्रीका, और यहाँ पर है ये यूरोपियन कंट्रीज। होता क्या है कि ये जो एरिया होता है, जैसे रेड सी का एरिया हो गया,
और ये हो गया बाब अल मंदेब। बस ये इतना जानिए। तो यहाँ पर ना अरब्स का ना बहुत डोमिनेंस था, और अरब्स लोग इंडिया से कच्चा माल ख़रीदते थे और जाकर यूरोप में सेल कर देते थे। बीच में ये मोटा पैसा कमाते थे, यानी अरब इंडिया से सस्ता में माल उठाया अरब्स लोगों ने और जाकर के यूरोप वगैरह या अदर मार्केट में बेच दिया। अब यूरोपियन कंट्री को पता था कि अगर वो अरब से सामान खरीदेंगे, कच्चा सामान खरीदेंगे, तो इतना उनको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पहले से इसका रेट हाई है। अरब से अपने चार्जेस को लगा के रखा है, मुनाफा लगा के रखा है। तो ये सोचते कुछ ऐसा तरीका हो जिससे हम अरब्स को बाईपास करें। तो वास्को ड गामा जी निकलते हैं खोज में कि चलो भाई देखते हैं इंडिया कैसे पहुंच पाते हैं। ये यहाँ केप ऑफ गुड होप है, केप ऑफ गुड होप, ये साउथ अफ्रीका का जो पार्ट है, इसको केप ऑफ गुड होप में यहाँ रुकते हैं और फिर यहाँ से पहुँचते हैं कहाँ, कैलीकट। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि कैलीकट कलकत्ता है, नहीं, कैलीकट केरला है, केरला में है, ठीक है। अब यहाँ 1498 में पहुँच जाता है, बैक आते हैं। मैंने ये बताया 20 में 1498 को ये कहाँ पहुँच जाते हैं, ये पहुँच जाते हैं कैलीकट यानी केरला में पहुँच जाते हैं। और यहाँ आकर के सामान यानी स्पाइसेस खरीदते हैं और उसको जाकर के फिर यूरोप में सेल कर देते हैं। इनको बहुत प्रॉफिट होता है, बहुत प्रॉफिट होता है। ये समझ जाते हैं अच्छा सारा खेल जो है वो तो मार्जिन का है और अरब्स को उनको बाईपास करना पड़ेगा। ये फिर से 1502 में भारत आते हैं और 1500 में भारत आते हैं और बहुत सारे ट्रेडिंग स्टेशंस यहाँ बनाते हैं। यानी 1500 में भारत 1502 में भारत आते हैं और बहुत सारे ट्रेडिंग स्टेशंस बनाते हैं। जैसे कि पहले तो जहाँ सबसे पहले कहाँ आए थे, कोचीन, कैलीकट में, फिर कोचीन में एंड उसके बाद कन्नानौरे में, ठीक है। अच्छा मैं बता दूँ, ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये स्पेक्ट्रम के नोट्स से ही पढ़ा रहा हूँ, स्पेक्ट्रम के रेफरेंस और एनसीईआरटी के रेफरेंस से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग स्टेशन खोल लेते हैं कैलीकट, कोचीन और कन्नानौरे में। कौन, वास्को ड गामा। अब स्टार्ट होता है, अब पुर्तगाल समझ जाते हैं, पोर्टुगीज़ लोग समझ जाते हैं कि अगर इंडिया में अपना डोमिनेंस बनाना है तो हमको अपने गवर्नर्स को वहाँ भेजना होगा, ठीक है, ताकि हमारा जितना भी प्रॉपर्टी ट्रेडिंग स्टेशन उसको बचा के रखे, किससे, अरब से। और हमको इंडिया में सिर्फ, और इनका ये भी मानना होता है कि इंडिया में सिर्फ ट्रेड करने नहीं आए, ट्रेड प्लस डोमिनेंस, ट्रेड प्लस डोमिनेंस। ये सिर्फ इंडिया में ट्रेड करने नहीं आए, ट्रेड प्लस डोमिनेंस, ठीक है। ट्रेड भी करना है और डोमिनेट भी करना है मार्केट को। तो ये क्या करते, पुर्तगाल अपने पहले गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्मीडा को भेजते हैं कि जाओ भाई देखो क्या है, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा को भेजते हैं कि जाओ भाई देखो कैसे हम इस मार्केट को कैप्चर करें। तो अगर एग्जाम में पूछे कि हु वाज द फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर इन इंडिया, तो आप लोग को लिखना है फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। अब ये यहाँ आते हैं, अब ये स्टार्ट कर देते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। भाई ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होगा, देखो ये इंडिया है, ये हो गया आपका इंडियन ओशियन, ये आपका अरेबियन सी, और यहाँ बे ऑफ बंगाल, और ये आपका इंडियन ओशियन। ये कहते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कहते हैं, पोर्टुगीज़ कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी शिप्स हो, अगर उसको इंडिया पहुँचना है या इस रूट से जाना है तो हमको बदले में देना पड़ेगा क्या, हफ्ता। हफ्ता दोगे तो काम होगा। इस हफ्ता के लोग नाम रखते हैं कार्टाज सिस्टम। एक फ़ी है, एक टैक्स है जो आपको देना पड़ेगा आपके सेफ पैसेज के लिए। मैंने अगर आपको उस चैनल को यूज करना है तो आपको कार्ताज देना पड़ेगा। अगर आप कार्ताज नहीं दोगे तो आपकी शिप को एनिमी शिप माना जाएगा और आप पर हमला कर दिया। अगर आपने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान देखा है तो उसमें देखा होगा कैसे शिप्स में आपस में लड़ाई होती थी। शिप्स के नीचे लोग तोप वगैरह लगा के रखते थे और अगर करताज नहीं दिया था तो उसको उड़ा देते थे।
तो आपको फ्रांसिस्को दी अल्मेदा से पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे, फ्रांसिस्को दी अल्मेदा। सेकंड क्वेश्चन है ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया, तो फ्रांसिस्को दी अल्मेदा। कारताज सिस्टम कौन लाया, तो ये पोर्टुगल लाया, और किसके अंडर में लाया, तो फ्रांसिस्को दी अल्मेदा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब सेकंड जो गवर्नर थे वो थे अल्फांसो डी एल्बरक्यूर। अल्फांसो डी एल्बरक्यूर। इनको कहा जाता है इनके बारे में कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया, तो आपको लिखना है फ्रांसिस्को दी अल्फांसो दी एल्बरक्यूर। अब इनके समय में सबसे पेक्युलर बात, सबसे स्पेशल बात ये थी कि इन्होंने उन पोर्टुगीज़ लोगों को कहा, पुर्तगालियों को कहा कि जो लोग भारत में आए हुए हैं वो क्या करें, इंडियन नेटिव्स से ही शादी कर लें और फैमिली बना करके यहीं सेटल हो जाओ। फैमिली बनाओ और यहीं सेटल हो जाओ, ताकि ये चाहते थे कि इनका पॉपुलेशन बढ़े, लोकल सपोर्ट इनको मिले। मैंने पहले भी बताया कि इनका काम सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करना नहीं था, ट्रेड के साथ साथ डोमिनेट करना भी था। और ये एक चीज़ और करते हैं, ये गोवा को कैप्चर कर लेते हैं, गोवा पर अपना कब्जा बना लेते हैं। और आपको पता है गोवा 1961 में भारत का हिस्सा बना था ऑपरेशन विजय के तहत। तो ये गोवा को कैप्चर कर लेते हैं। गोवा उस समय बिलासपुर के अंडर था और उससे लड़ करके अपना कैप्चर कर लेते हैं। और एक पिक्यूलर चीज़ और है कि इन्होंने जिस एरिया में थे वहाँ पर इन्होंने सती प्रथा को बैन कर दिया था। मतलब बताइए, विदेशियों को पता है कि सती प्रथा खराब है, लेकिन इंडियंस को पता नहीं था कि सती प्रथा खराब। अब विदेश के लोग आकर के यहाँ पर अपना बता रहे हैं कि सती प्रथा खराब, तो बताइए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा भाई। चलिए, इसके बाद है थर्ड गवर्नर जो है वो है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा, इनके नाम में ही एग्जाम का क्वेश्चन छुपा है। हुआ क्या था कि ऐसा गुजरात है अपना कुछ, इस पर तो ड्राइंग करने में नहीं बन रहा है, ऐसा कुछ गुजरात है। अब गुजरात के उस समय रूलर थे बहादुर शाह। गुजरात के रूलर थे बहादुर शाह। इनको ये बुलवाता है शिप पे कि आइए भाई आपसे हम चर्चा करते हैं, दोनों को कुछ समझौता करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे। और शिप पे बुलवा कर इनका क्या कर देता है, किलिंग करवा देता है। तो आपके एग्जाम में पूछेगा कि अंडर विच पोर्टुगीज गवर्नर रूलर ऑफ गुजरात बहादुर शाह वाज किल्ड, तो आपको बताया नीनो डी कुन्हा। कुन्हा में आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, उसमें खून ऐसा कुछ टाइप साउंड कर रहा है, लेकिन बहादुर शाह का मर्डर यानी खून करवा देता है। दूसरा, और ये होता है 1537 में। देखिए कितने स्पीड से ये आगे बढ़ रहे हैं। अंग्रेज़ों के साथ सबसे अच्छी बात ये थी कि वो बहुत धीरे धीरे काम करते थे। 15-15 साल 20-20 साल पर तो कानून ही लाते थे, और ये जो है कि 30-40 साल में कितनों को निपटा उपटा दिए। और एक काम और ये करते हैं, ये क्या करते हैं कि गोवा को हेडक्वार्टर बना देते हैं। तो नीनो डी कुन्हा में आपसे मेनली एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा। पहले तो पूछेगा उस रूलर का नाम क्या था, तो बहादुर शाह नाम था। किसने मरवाया था, तो नीनो डी कुन्हा में बनवाया था। और ये शिप पे बुलवाए थे, इसको याद रखिएगा। हो सकता है आपको एक पीसीएस वगैरह में लंबा एक क्वेश्चन दे दे कि शिप पे बुलवाया गया, उनको मारा गया, तो वो कौन थे, तो वो बहादुर शाह थे। अब पोर्टुगीज से कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, यहाँ कहानी का शुरू होता है, लेकिन ये लेटर चैप्टर्स का पार्ट है। आप लोग पढ़ेंगे कैसे बॉम्बे को डाउरी में दिया गया किंग चार्ल्स को, तो ये आगे का पार्ट है। अब जो दूसरे यूरोपियन इंडिया में आए थे उनका नाम था डच लोग थे। अब डच किस देश के लोगों को कहा जाता है, नीदरलैंड्स। नाम तो सुना होगा, है ना, नीदरलैंड्स यूरोप की एक कंट्री है। और ये 1602 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है कब आए थे, 1602 में आए थे। और इनकी कंपनी का नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स।
यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। और इनको 3 चीज़ें का हक मिला था। पहला वॉर करने का, वहाँ की सरकार ने दिया था। दूसरा ट्रीटी करने का, और तीसरा फोर्ट्स। आप लोग सुनते होंगे कि यूरोपीय सब फोर्ट्स बनाते थे। फोर्ट्स इसलिए बनाते थे कि लोकल रूलर से लड़ाई हो तो अपने आप को बचा सकें। और इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री बनाई मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में एक जगह है, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री बनाई मसूलीपट्टनम में 1605 में। मसूलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। लेकिन क्या हुआ कि बाद में चल के एंग्लो डच राइवलरी स्टार्ट हो गया, और डच को पता चल गया कि इंडिया का जो मार्केट है बहुत कॉम्पिटिटिव है, हाईली कॉम्पिटिटिव है। यहाँ पे पोर्टुगीज़ लोग हैं, इंग्लिश लोग हैं, यानी इंग्लैंड के लोग हैं, बाद में और लोग भी आते हैं। तो इनको ये समझ में आ जाता है कि यह बहुत मार्केट जो है बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। तो इसलिए क्या करते हैं, ये अपना फोकस को शिफ्ट कर देते हैं, फोकस को शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्ट कहाँ कर देते हैं? साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, जो कि है इंडोनेशिया, ठीक है। लेकिन एंग्लो, जैसे कि मैंने बताया कि एंग्लो डच राइवलरी हुआ था, तो उसमें एक बैटल है, जिस बैटल के बारे में एग्जाम में पूछता है। तो बोलेगा कि इंग्लिश और डच के बीच में कौन सा बैटल हुआ था? तो हुआ था बैटल ऑफ बिदारा। बैटल ऑफ बिदारा ये हुआ था 1759 में हुआ था। और इससे क्या होता है, इंग्लिश लोग डच को हरा देते हैं, डच को हरा देते हैं, और ये लोग बोलते हैं ठीक है भाई, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? इंडोनेशिया चले जा रहे हैं। तो डच लोग इंडोनेशिया चले जा रहे हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा बैटल ऑफ बिदारा किन 2 यूरोपियन कंट्री के बीच में हुआ था? तो एक थे आपके डच यानी नीदरलैंड्स, और दूसरा इंग्लैंड यानी नीदरलैंड्स वर्सेस इंग्लैंड, ठीक है। ये हमारे वीडियो का फर्स्ट पार्ट हुआ। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप उसको सब्सक्रिप्शन, नीचे लिंक दिए गए लिंक से आप जा सकते हैं PDF के लिए। और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे और वीडियोस बना पाऊँ। और सेकंड पार्ट आज रात को या कल सुबह में मैं अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं चैप्टर को फिनिश कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।